जय हिंद दोस्तों। क्लास 8th एनसीईआरटी की हिस्ट्री का चैप्टर 7 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। लास्ट पार्ट में हमने बात की थी कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स एजुकेशन को इंडिया में देखते थे, और इसके बाद हमने बात की ओरिएंटलिज्म के ट्रेडिशन की। जो एशिया के लैंग्वेज है, जो एशिया की कल्चर है, जो अलग अलग एंशिएंट बुक्स लिखे गए हैं, इन पर जो ब्रिटिशर्स अपनी विचारधारा रखते हैं और जो इन्हें समझना चाहते हैं वो ओरिएंटलिस्ट कहलाते हैं। विलियम जोन्स के द्वारा किस तरीके से स्थापना की जाती है एशियाटिक सोसाइटी की, इन सभी चीज़ों पर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए और काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा वो सेक्शन था। देखिए, ये जो मॉन्यूमेंट है वो वारेन हेस्टिंग की दिखाई जा रही है और यहाँ पे बताया जा रहा है किस तरीके से ये ओरिएंटलिस्ट के समर्थक, एक साइड में सीटेड मुंशी एंड अ स्टैंडिंग फिगर ऑफ पंडित ऑन वन साइड। तो इस तरीके से दिखाया गया है किस तरीके से ओरिएंटलिस्ट जो होते हैं, जो ओरिएंटलिस्ट को लगता है कि जो वर्नेकुलर लैंग्वेजेस हैं उस माध्यम में शिक्षा दी जानी चाहिए। और इसके अलावा वो ये भी बताते हैं कि लोकल कस्टम और लॉ और जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं उन्हें भी ट्रांसलेट करने में मदद करते हैं। तो हमें पता है कि हेस्टिंग टुक द इनिशिएटिव टू सेट अप कलकत्ता मदरसा इन 1781। इस पर हमने ऑलरेडी बात की है, सिविल सर्विस में क्वेश्चन भी आया हुआ है, उन सारे क्वेश्चंस को भी हमने डिटेल में कवर किया था। नाउ बात करते हैं ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। लेकिन इससे पहले ओरिएंटलिस्ट का मतलब समझ लीजिए। देखिए, ओरिएंटलिस्ट का मतलब वो होता है वैसे पर्सन जिन्हें स्कॉलरली नॉलेज हो एशिया के लैंग्वेज और कल्चर के विषय में। एक दो टर्म और क्लियर कर लीजिए। मुंशी का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि फारसी भाषा को रीड, राइट और टीच कर सकता हो। वर्नेकुलर एक ऐसा टर्म है जो लोकल लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी पर्टिकुलर जगह में जो लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, जो लोकल बोलियां बोली जाती है, डायलेक्ट जिसे कहते हैं, जैसे अवधी और भी अलग अलग तरह की जो डायलेक्ट है, तो इसे एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में जब देखा जाता है तो वो वर्नेकुलर लैंग्वेज कहलाती है। Colonial countries like India, the British used the term to mark the difference between local language of everyday use and the English, जो कि इंपीरियल मास्टर्स की लैंग्वेज थी। तो इस तरीके से वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर जगह की आम बोलचाल की भाषा जो कि डायलेक्टिकल लैंग्वेज मानी जाती है। ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विसेज में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखिए, अर्ली 19th सेंचुरी में बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल ओरिएंटलिस्ट को क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं। ओरिएंटलिस्ट की क्या विज़न होती है? ओरिएंटलिस्ट का ये विज़न होता है कि जो शिक्षा है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में दी जाए। जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं उन ओरिएंटलिस्ट का इनमें विश्वास होता है, जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं एशिया के, राइट। तो इस तरीके से जो ओरिएंटलिस्ट हैं इन्हें लगता है ओरिएंटलिस्ट जो विज़न ऑफ लर्निंग है इनमें बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं। ये इनका जो मेन क्रिटिसिज्म होता है वो ये होता है कि जो ईस्ट की नॉलेज है वो बहुत सारे एरर्स और अनसाइंटिफिक थॉट से भरी हुई है, जबकि जो ईस्टर्न लैंग्वेज है, जो यूरोपियन लैंग्वेज है, जो ईस्टर्न की लिटरेचर है, किताबें हैं, वो नॉन सीरियस है और लाइट हार्टेड है। कहने का मतलब ये है कि बहुत किसी भी पर्टिकुलर विचारधारा को इम्पोज नहीं किया गया है। सो दे आर्ग्यूड दैट इट वाज wrong on the part of the British to spend so much effort in encouraging the study of Arabic and Sanskrit language। तो बहुत सारे ब्रिटिशर्स के द्वारा ये क्रिटिसिज्म किया गया कि जो अरबी है या संस्कृत भाषा है, इन भाषाओं की पढ़ाई को लेकर के इन्हें इनकरेज करके कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ऐसा ब्रिटिशर्स का क्रिटिसिज्म था ओरिएंटलिस्ट के खिलाफ। दोस्तों, जेम्स मिल वन ऑफ दोस्त थे जिन्होंने ओरिएंटलिस्ट को अटैक किया। जेम्स मिल के बेटे थे जेएस मिल, जो कि बहुत बड़े पॉलिटिकल फिलोसोफर भी बनते हैं। तो जेम्स मिल ने ओरिएंटलिस्ट को अटैक किया और इनका जो मेन क्रिटिसिज्म था वो ये था कि केवल उनका दिल जीतने के लिए लोकल पीपल का, या उनके नज़रों में रिस्पेक्टेड बनने के लिए, या वो जिन चीज़ों को चाहते हैं उन्हें खुश करने के लिए लोकल लैंग्वेज में शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि जो शिक्षा का उद्देश्य है वो ये है कि जो यूज़फुल बातें हैं, जो प्रैक्टिकल बातें हैं, उन्हें सिखाना चाहिए। तो इंडियंस को फेमिलियर होना चाहिए साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसेस से जो वेस्ट ने बनाए हैं, ना कि पोएट्री और सेक्रेड लिटरेचर ओरिएंट की। तो ओरिएंट की जो पोएट्री और सेक्रेड लिटरेचर्स हैं, जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में बहुत सारे जो एंशिएंट लिटरेचर्स हैं, उनका क्रिटिसिज्म ये कर रहे थे जेम्स मिल। बेसिकली इनका कहना था कि जो लोकल शिक्षा है, जो आम लोगों को शिक्षा दी जा रही है, वो ये नहीं होनी चाहिए कि एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ाया जा रहा है, बल्कि जो प्रैक्टिकल बातें हैं, जो वेस्ट ने जो चीज़ें डिस्कवर की हैं, जो साइंटिफिक चीज़ों पर बेस्ड है, इन चीज़ों की शिक्षा मिलनी चाहिए। ऐसा क्रिटिसिज्म था जेम्स मिल का ओरिएंटलिस्ट के खिलाफ, क्योंकि ओरिएंटलिस्ट ये मानते थे, ये देखिए, ओरिएंटलिस्ट ये मानते थे कि जो एशिया की कल्चर है, जो लैंग्वेज है, वो बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है और इसी माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए।
दोस्तों 1830 के दशक तक आते आते ओरिएंटलिस्ट के खिलाफ क्रिटिसिज्म और तेज हो जाती है और जो यहाँ पे सबसे बड़े क्रिटिक निकल करके आते हैं थॉमस बेबिंगटन मैकाले। इनका कहना था कि ये बेसिकली इंडिया को इस नज़र से देखते थे कि इंडिया एक अनसिविलाइज्ड कंट्री है जिसे सिविलाइज करने की ज़रूरत है। किसी भी प्रकार की ईस्टर्न नॉलेज यहाँ पे नहीं दी जा रही और इंग्लैंड में जो प्रोड्यूस किया गया जिस तरीके का लिटरेचर या जिस तरीके की साइंटिफिक नॉलेज, इसका कोई मैच नहीं है इंडिया की नॉलेज के साथ, ऐसा मानना था मैकाले का। तो मैकाले ने इनफैक्ट यहाँ तक कहा कि जो एक सिंगल सेल्फ है गुड यूरोपियन लाइब्रेरी की, वो वर्थ है कंप्लीट नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया की। तो बेसिकली इतना सुपीरियर ये ब्रिटिश जो लाइब्रेरी है या ब्रिटिश जो बुक्स हैं इन्हें मानते हैं। तो बेसिकली ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये अर्ज करते हैं कि जो इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो पब्लिक मनी वेस्ट की जा रही है ओरिएंटल लर्निंग को प्रमोट करने के लिए, ये नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, ऐसा मानना था बेबिंगटन मैकाले का। मैकाले मिनट को देखते हुए इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में लाया जाता है। यहाँ पे जो डिसीजन है वो ये लिया जाता है कि इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया जाएगा उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। और जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन है, जैसा ओरिएंटलिस्ट का मतलब हमने समझा कि वैसी विचारधारा जिसके तहत एशिया के जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं या जो रीजनल चीज़ें हैं उन्हें पढ़ाई जाती है वर्नैकुलर मीडियम में। तो इन तरीके के जो कॉलेजेस थे, या कलकत्ता मदरसा हो गया या बनारस संस्कृत कॉलेज हो गई, तो इनमें जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन दी जा रही थी इसके को रोकना। तो इस तरीके की इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 में इस तरीके का डिसीजन निकल करके आया। अब ये जो इंस्टीट्यूशन है इन्हें माना जा रहा था एज अ टेम्पल ऑफ डार्कनेस दैट वर फॉलिंग ऑफ देमसेल्फ इनटू डीके, यानी एक ऐसी डार्कनेस है ये टेम्पल्स की जो डीके हो रही है। तो इसके बाद इंग्लिश टेक्स्ट बुक डेफिनेटली हायर क्लासेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन घोषित कर दिया गया। दोस्तों 1854 में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और ये सारी चीज़ें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये सब कुछ हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है जब हमने बात की थी अलग अलग तरीके के चार्टर एक्ट की और रेगुलेटिंग एक्ट की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन ये हमारा हिस्ट्री का, तो इसे मैंने ऑलरेडी कवर किया है, ये आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो 1854 में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते हैं लंदन से, वो एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजते हैं गवर्नर जनरल को, और ये जो डिस्पैच है ये चार्ल्स वुड के द्वारा जारी किया जाता है जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट होते हैं उस टाइम पे, और इसीलिए यही रीज़न है कि इसे वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। अब ये जो डिस्पैच भेजा जाता है, बेसिकली यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी की बात की जा रही है कि इंडिया में किस तरीके की एजुकेशन पॉलिसी फॉलो की जानी चाहिए। तो अगेन यहाँ पे यही बात निकल करके आती है कि जो यूरोपियन लर्निंग है वो ज़्यादा बेटर है ओरिएंटल नॉलेज के मुकाबले, और यूरोपियन लर्निंग के ज़्यादा प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं, ऐसा कहना होता है वुड्स डिस्पैच का। जो वन ऑफ द प्रैक्टिकल रीज़न बताया गया वुड डिस्पैच के विषय में, वो इकोनॉमिक रीज़न बताया गया। इनका ये कहना था कि यूरोपियन लर्निंग से इंडियंस और रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि किस तरीके से अगर ट्रेड और कॉमर्स एक्सपेंड करती है तो काफ़ी एडवांटेज निकल करके आता है, फ़ायदा होता है, और इससे ये क्या होगा कि देश की रिसोर्सेज बढ़ाने में ये और मदद करेंगे इंडियंस, ऐसा मानना था वुड डिस्पैच का। और इसके अलावा एक और जो बड़ा रीज़न था वो ये था कि जब इन्हें यूरोपियन वे ऑफ लाइफ से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा तो इनके टेस्ट और डिज़ायर भी बदलेंगे, जिससे क्या होगी जो ब्रिटिश गुड की डिमांड है वो और ज़्यादा बढ़ेगी इंडिया में, क्योंकि ये और जो ब्रिटिश गुड्स हैं इन्हें अप्रिसिएट करेंगे और ज़्यादा सामान खरीदेंगे जो यूरोप में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से इकोनॉमिक बेनिफिट ब्रिटिशर्स को समझाई गई वुड डिस्पैच में 1854 में जो कि लाई गई थी। वुड डिस्पैच में और भी एक इम्पॉर्टेंट बात ये कही कि यूरोपियन लर्निंग से क्या होगा, इंडियंस का मोरल कैरेक्टर इंप्रूव होगा, वो ज़्यादा ट्रूथफुल होंगे, लॉयल होंगे, ऑनेस्ट होंगे, और इससे क्या होगा ईस्ट इंडिया कंपनी को और ज़्यादा सिविल सर्वेंट्स मिलेंगे जिन्हें ट्रस्ट किया जा सके और जिन पर डिपेंड रहा जा सके। तो इनका ये बेसिकली मानना था वुड डिस्पैच का कि जो ईस्ट के लिटरेचर हैं वो ना केवल बहुत सारे एरर से भरे हुए हैं, बल्कि इनमें एक सेंस ऑफ ड्यूटी की भावना और एक काम को लेकर के जिम्मेदारी की भावना, कमिटमेंट की भावना भी जनरेट करने में फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा कहना था वुड डिस्पैच का। और इसके अलावा वो स्किल्स भी डेवलप नहीं करवा पा रहे हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है। तो 1854 के डिस्पैच के बाद बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा। एजुकेशनल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट को सेटअप किया जाता है जिससे और कंट्रोल बढ़ाया जा सके एजुकेशन के मैटर को लेकर के। बहुत सारे और भी कदम लिए जाते हैं जिससे यूनिवर्सिटी एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके। 1857 में वाइल द सिपोइज रोज इन रिवोल्ट इन मेरठ एंड दिल्ली, यूनिवर्सिटीज़ वर बीइंग एस्टेब्लिश इन कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। यानी 1857 में भी आप देख सकते हैं कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में यूनिवर्सिटी स्थापित की जाती हैं
और भी बहुत सारा प्रयास किया जाता है कि स्कूल के एजुकेशन के सिस्टम में बदलाव लाने को लेकर के। दोस्तों मेकाले, जैसा हमने अभी देखा कि मेकाले का बिल्कुल भी ये नहीं मानना था कि जो ईस्ट की लर्निंग है वो अच्छी है, बल्कि ये इनका ये मानना था कि जो वाइज की लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो इंग्लिश में पढ़ाने को लेकर के ये मेकाले ये कहते हैं कि सभी पार्टी को इस बात को लेकर के एग्री होना चाहिए एक पॉइंट पे कि जो डायलेक्टिक बोली जाती है नेटिव्स में, आम जनता में जो अलग अलग बोलियाँ बोली जाती हैं, तो इनमें क्या है कि ना ही केवल इनमें लिटरेरी कमी है बल्कि साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन की भी कमी है। और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा पुअर है, रूड है। अनटिल दे आर एनरिच्ड फ्रॉम सम अदर क्वार्टर इट विल नॉट बी ईजी टू ट्रांसलेट। तो इस तरीके से क्रिटिसिज्म किया जाता है बेबिंगटन मेकाले के द्वारा। तो जैसा कि हमने बात की, जो वुड डिस्पैच 1854 में आया वो फाइनल ट्रियम बताता है ओरिएंटल लर्निंग को लेकर के अपोजिंग फैक्टर, क्योंकि ओरिएंटल लर्निंग जो बहुत ज़्यादा अपोज की जा रही थी वो वुड डिस्पैच में भी सामने निकल करके आती है। और वुड डिस्पैच का ये कहना होता है कि जो एजुकेशन हम देखते हैं वी डिज़ायर टू सी एक्सटेंडेड इन इंडिया इज़ दैट विच हैज़ फॉर इट्स ऑब्जेक्ट टू द डिफ्यूजन ऑफ द इम्प्रूव्ड आर्ट, सर्विस, फिलोसॉफी एंड लिटरेचर ऑफ यूरोप, इन शॉर्ट यूरोपियन लैंग्वेज। तो बेसिकली जो यूरोप के लिटरेचर है, आर्ट है, इन चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा इंडिया में, ऐसी इच्छा जताई जाती है वुड डिस्पैच के द्वारा। दोस्तों मोरल एजुकेशन की भी डिमांड उठाई जाती है। देखिए विलियम कैरे के विषय में बताया जा रहा है। विलियम कैरे एक स्कॉटिश मिशनरी थे जिन्होंने श्रीरामपुर मिशन को इस्टेब्लिश करने में मदद की। श्रीरामपुर मिशन पर बहुत बार सवाल आया है, इन क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे। तो जब बात आई प्रैक्टिकल एजुकेशन को लेकर के तो इसे स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया गया क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा। क्रिश्चियन मिशनरीज का ये कहना था कि एजुकेशन मोरल कैरेक्टर को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए और मोरलिटी केवल इम्प्रूव हो सकती है क्रिश्चियन एजुकेशन के थ्रू ही। तो 1813 तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपोज करते थे मिशनरी एक्टिविटीज़ को, बहुत ज़्यादा मिशनरी एक्टिविटीज़ को प्रमोट नहीं किया जाता था इंडिया में। इसका रीज़न ये था कि इन्हें डर था कि अगर मिशनरी एक्टिविटीज़ से क्या होगा कि लोग और प्रमोट करेंगे रिएक्शन द लोकल पॉपुलेशन और उन्हें संदेह होने लगेगा ब्रिटिश प्रेजेंस को लेकर के। तो इस तरीके से ये कोई इंस्टीट्यूशन स्थापित नहीं कर पाते थे ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरीज में। लेकिन मिशनरीज श्रीरामपुर में एक मिशन स्थापित करती है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। तो इस तरीके से जो श्रीरामपुर मिशनरी स्टेब्लिश होती है और प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया जाता है 1800 में और एक कॉलेज स्टेब्लिश किया जाता है 1800 में। और इसके बाद ऑल ओवर इंडिया लेवल में मिशनरीज देखने को मिलती है। 1857 में ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वाज रिलक्टेंट टू डायरेक्टली सपोर्ट मिशनरी एजुकेशन। लेकिन 1857 के बाद जैसा कि हमने बात की थी तो ब्रिटिशर्स डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करते मिशनरी एजुकेशन का, उसमें अनिच्छुक हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हमें पता है 1857 के बाद बहुत सारी नीतियाँ यहाँ पे बदली जाती हैं। तो एक भावना थी स्ट्रॉन्ग अटैक ऑन लोकल कस्टम प्रैक्टिसेस, बिलीफ एंड रिलीजियस आइडियाज माइट इनरेज नेटिव ओपिनियन। तो ये ब्रिटिशर्स को लगता था कि अगर स्ट्रॉन्ग अटैक किया जाएगा इनके लोकल कस्टम पर, प्रैक्टिसेस पर, बिलीफ पर और रिलीजियस आइडियाज़ पर तो इससे और भी जो विचारधारा है वो उग्र हो सकती है। क्योंकि हमें पता था 1857 के रिवोल्ट में जो वन ऑफ द रीज़न था वो कहीं ना कहीं जब ब्रिटिशर्स के द्वारा धर्म में इंटरफेरेंस देखने को मिला तो वो चीज़ें निकल करके सामने आई। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स को डर लगने लगा था। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में छोटा सा हमारा और टॉपिक बचा हुआ है और उसके बाद 20 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि इस टॉपिक से पूछे गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप अपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।